प्यारे बच्चों, आज की हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे वसंत भाग 2 में संकलित पाठ 10 अपूर्व अनुभव। इस पाठ की लेखिका हैं तेत्सुको कुरियानागी। यह जापानी लेखिका है। यह पाठ जापानी भाषा में लिखित है। इसकी लेखिका तेत्सुको कुरियानागी है। इसका हिंदी अनुवाद किया है पूर्वा यागी कुशवाहा ने। यह एक जापानी संस्मरण है। संस्मरण किसे कहते हैं? कोई व्यक्ति अपने अनुभव, अपने साथ घटी घटनाओं को लेकर लिखता है, उसे कहते हैं संस्मरण। यानी उसने जो कुछ जीवन में अनुभव किया, जो कुछ उसके साथ घटनाएं घटी हैं, उन्हें लिखना। संस्मरण यानी स्मृति, जो उनकी यादें हैं, जो उनके साथ बीती हैं, उसे लिखना संस्मरण कहलाता है। लेखिका तेत्सुको कुरियानागी एक ऐसे स्कूल में पढ़ती थी जिस स्कूल का अपना कोई भवन नहीं था। रेल के पुराने डिब्बे में कक्षाएं लगती थीं। बड़े बड़े जड़ों वाले पेड़ विद्यालय के गेट हुआ करते थे और उनकी शाखाएं खेलने के कोने हुआ करते थे। और इस अनोखे विद्यालय के संस्थापक थे श्री कोबायाशी। यानी बच्चों को प्रकृति की गोद में शिक्षा दी जाती थी। प्रकृति के साथ उन्हें अनुभव सिखाया जाता था। और ऐसे ही विद्यालय में लेखिका पढ़ी और उन्होंने अपने अनुभव को तोत्तो चान नामक पुस्तक में उतारा। यानी इनके संस्मरण तोत्तो चान नाम से प्रकाशित हुए। तोत्तो चान के ही कुछ अंश यहाँ पूर्वा जी ने अपूर्व अनुभव के नाम से यहाँ अनुवादित किया है। और हम यह जो अपूर्व अनुभव पाठ पढ़ रहे हैं, यह जापानी पुस्तक तोत्तो चान का एक छोटा सा अंश है। प्यारे बच्चों, मैं आपको एक बात बतला दूं या आपसे एक बात मैं पूछूं कि मान लीजिए आप एक ऐसे स्कूल में पढ़ रहे हो जिनका अपना भवन न हो, जिसकी अपनी बिल्डिंग न हो, और आपको किसी कार में, किसी पुरानी बस में कक्षाएं लगाकर पढ़ाई जाए। यानी विद्यालय का भवन न हो, पुरानी बस में, कार में या पुरानी रेल के डिब्बे में कक्षाएं लगे, पेड़ खेलने के लिए आपके हों, प्रकृति की गोद में जो बाग बगीचे हों, उसमें आप बैठें, वहीं आप पढ़ाई करें। पेड़ ही आपके खेलने के मुख्य साधन हो, तो आपको कैसा लगेगा? यानी आप प्रकृति के साथ, प्रकृति के बीच आप पढ़ाई करेंगे। यह एक अनोखा विद्यालय होगा ना? तो ऐसा ही एक अनोखा विद्यालय श्री कोबायाशी जी ने स्थापित की जापान में। और लेखिका इस विद्यालय में पढ़ी और इस विद्यालय में उन्होंने जो अनुभव प्राप्त किया, उसे उन्होंने तोत्तो चान संस्मरण में लिखा। यहां हम तोत्तो चान, जो एक जापानी लड़की है, उसके जो कार्य हैं, उसके जो साहसिक कार्य हैं, उसे यहाँ पे लेखिका ने प्रस्तुत किया है। इस पाठ के दो प्रमुख पात्र हैं। एक है तोत्तो चान, जो लड़की है, और दूसरा पात्र है यासुकी चान, जो लड़का है लेकिन पोलियोग्रस्त है। आप लोगों ने पोलियोग्रस्त बालक देखे होंगे या किसी भी व्यक्ति को भी देखा होगा जो पोलियोग्रस्त होता है। पोलियोग्रस्त हो जाने के कारण हाथ पैर टेढ़े हो जाते हैं। व्यक्ति सीधे तौर पर खड़े नहीं हो सकता, वह नीचे घिसट कर चलता है। कभी कभी हमने ऐसे भी पोलियोग्रस्त व्यक्ति को देखा है जो अपने दोनों हाथों में चप्पल लगा लेते हैं और दोनों हाथों को पैरों की तरह घिसट घिसट कर चलते हैं, पैरों की तरह इस्तेमाल करते हैं और घिसट कर चलते हैं। वो खड़े नहीं हो सकते, उनके पैर, उनका शरीर टेढ़ा मेढ़ा होता है, वे ठीक से खड़े नहीं हो सकते। ऐसे होते हैं पोलियोग्रस्त। और यासुकी चान ऐसा ही एक पोलियोग्रस्त बालक है जो ठीक से चल नहीं हो सकता, ठीक से खड़ा नहीं हो सकता।
उसकी सहायता करती है तोत्तो चान। किस तरह से सहायता करती है हम इस कहानी में समझेंगे। इस कहानी में एक विद्यालय है, उस प्रकृति से प्रकृति की गोद में यह विद्यालय है, यानी इसका अपना कोई भवन नहीं है। जैसा कि मैंने आपको पहले बतलाया कि रेल के पुराने डिब्बे में कक्षाएं लगती हैं और प्रकृति की गोद में बच्चे खेलते कूदते हैं। तो इस विद्यालय में बच्चे प्रकृति की गोद में खेलते कूदते रहते हैं। सभी बच्चों का अपना एक पेड़ होता है, क्योंकि वहाँ बहुत सारे पेड़ हैं। प्रकृति की गोद में उनको खेलना है, कूदना है, पढ़ाई करनी है। अब प्रकृति यानी पेड़ों को हम मान सकते हैं। तो जहाँ वे पढ़ाई करते हैं वहाँ बहुत सारे पेड़ होते हैं और जितने बच्चे होते हैं सारे बच्चे एक एक पेड़ को अपनी संपत्ति मानते हैं। और उस जब भी खाने की छुट्टी होती है या स्कूल की छुट्टी होती है, सभी अपने अपने पेड़ पर चढ़ जाते हैं और वहां से बैठकर नीले आकाश को देखते हैं, आते जाते लोगों को देखते हैं। और उस पेड़ पर कोई दूसरा व्यक्ति नहीं जा सकता, नहीं चढ़ सकता। वह पेड़ ही उनकी अपनी संपत्ति है। ठीक है, तो यहां उस पेड़ पर तोत्तो चान भी एक पेड़ को अपनी संपत्ति मानती है और वह उस अपनी संपत्ति वाले पेड़ पर वो चढ़ती है, बैठती है, नीले आकाश को देखती है। यदि कोई उसके पेड़ पर चढ़ना चाहे तो उसे अनुमति लेनी पड़ेगी, उससे पूछना पड़ेगा क्या मैं अंदर आ सकता हूं। अगर वो अनुमति देगी तो अंदर आ सकता है। अंदर यानी पेड़ पर चढ़ सकता है, पेड़ के डाल पर बैठ सकता है। यह मतलब उसी स्कूल में बच्चे ऐसा कर रहे होते हैं। अब यहाँ होता क्या है, यासुकी चान जो पोलियोग्रस्त है, सारे बच्चे अपने अपने पेड़ों पर बैठते हैं, आनंद लेते हैं। लेकिन यासुकी चान जो कि पोलियोग्रस्त बालक है, वो चल भी नहीं सकता। वह पेड़ पर कैसे चढ़ सकता है? पेड़ पर चढ़ना उसके लिए सपने की तरह है। लेकिन तोत्तो चान चाहती है कि यासुकी चान भी दूसरे बच्चों की तरह पेड़ पर चढ़े, वह भी प्रकृति को देखे, वह भी नीले आकाश को देखे, आते जाते लोगों को देखे और उसे भी पेड़ पर चढ़ने का आनंद प्राप्त हो। लेकिन कैसे पेड़ पर वो चढ़े? वह तो खड़ा हो नहीं सकता, पेड़ पर कैसे चढ़ेगा? तो उसने यासुकी चान को अपने पेड़ पर चढ़ने के लिए आमंत्रित किया और उसने अपने मन में सोचा कि यासुकी चान को पेड़ पर चढ़ाना है। अब वो पेड़ पर चढ़ाए कैसे? तो उसने यासुकी चान को कहा कि वह छुट्टी के दिन स्कूल आ जाएगी और वह अपनी माँ के पास जाती है और माँ से कहती है कि मैं यासुकी चान के यहाँ यानी यासुकी चान के घर मैं जा रही हूँ। अब चूंकि वह झूठ बोल रही थी कि मैं यासुकी चान के यहाँ जा रही हूँ, इसलिए उसने अपनी नजरें अपने जूते के फीते पर लगाया, यानी जूते के फीते बांधते हुए अपनी नजरों को फीते पर टिकाए हुए उसने माँ से कहा। चूंकि वो माँ से झूठ बोल रही थी इसलिए माँ से नजरें नहीं मिला सकती। जब कोई किसी से झूठ बोलता है तो कभी भी नजरें नहीं मिला सकता, यानी आंखों में देखकर बातें नहीं कर सकता, क्योंकि झूठ बोल रहा है। और जो सच बोलता है वो आंखों में झांक कर, आंख मिलाकर, नजरों से नजरें मिलाकर कर सकता है, क्योंकि वह सच कह रहा है, उसे डरने वाली कोई बात है नहीं। लेकिन यहाँ पर तोत्तो चान यासुकी चान के घर डेनेन चोफू जाना चाहती है, ऐसा उसने कहा। क्योंकि वह झूठ बोल रही थी इसलिए वह माँ से नजरें नहीं मिला पा रही थी और वह अपने स्कूल पहुंची। जब वहाँ स्कूल पहुंची तो उसने देखा कि यासुकी चान पहले से वहाँ आ गया है और मैदान की क्यारियों के पास उसका इंतजार कर रहा है। दोनों एक दूसरे को देखे, दोनों बड़े खुश हुए, क्योंकि आज वे कुछ ऐसा करने जा रहे थे जिसके विषय में कोई सोच भी नहीं सकता था। वास्तव में यह जोखिम भरा काम था। यासुकी चान जो पोलियोग्रस्त बालक था, उसे पेड़ पर चढ़ाना अपने आप में एक चुनौती भरा कार्य था, जोखिम भरा कार्य था। उसमें दोनों घायल हो सकते थे, दोनों की जान भी जा सकती थी। और दोनों की अगर हम तुलना करें तो तोत्तो चान लड़की थी और यासुकी चान से उम्र में 1 साल छोटी थी, लेकिन यासुकी चान उससे काफी बड़ा दिखता था, उसके सामने वह काफी छोटी दिखती थी।
लेकिन वह यास्की चांद को अपने पेड़ पर आमंत्रित कर दी थी और आज दोनों मिलकर पेड़ पर चढ़ने वाले थे। यह अपने आप में जोखिम भरा कार्य था। कोई बड़ा व्यक्ति अगर इस विषय में जानता तो इन दोनों को डांट सकता था, इसलिए इन दोनों ने किसी को नहीं बतलाया और चुपचाप स्कूल पहुंच गए। अब यहाँ यास्की चांद को तोतो चांद अपने पेड़ के पास ले आई जिस पेड़ पर उन्हें चढ़ना था, और तोतो चांद पास में चौकीदार की झोपड़ी थी, वहां वो भागी, उस ओर भागी। चौकीदार की झोपड़ी में जाकर उसने एक सीढ़ी को देखा। वो सीढ़ी के विषय में पहले ही सोच रखी थी और वह सीढ़ी को लेकर आई। सीढ़ी में आपको पता है पायदान होते हैं, डंडे होते हैं, उन पर पैर रख के ऊपर चढ़ना पड़ता है। तो सीढ़ी को लेकर आई और पेड़ पर लगाई। पेड़ पर कहाँ लगाई? जहां पेड़ से दो शाखाएं निकली थी, द्विशाखा यानी दो शाखाएं, दो डालियां निकली थी, जहां पे वे आराम से बैठ सकते थे। जहां पहले यास्की चांद तोतो चांद जहां वो बैठा करती थी, और द्विशाखाएं होने के कारण, दो डालियां होने के कारण वहां आराम से बैठा जा सकता है। तो उसी दो डालियों के पास उसने सीढ़ी को सटा दिया और तोतो चांद सीढ़ी के द्वारा ऊपर चढ़ गई और द्विशाखा पर, दो डालियों पर वो बैठ गई और बैठकर उसने सीढ़ी के ऊपरी सिरे को, जो ऊपर वाला सिरा था, उसे उसने पकड़ लिया और यास्की चांद से कहा कि वह एक एक पायदान पर पैर रखता हुआ ऊपर चढ़े। यास्की चांद जो तो पोलियोग्रस्त था, वह ठीक से खड़ा नहीं हो सकता था, वो सीढ़ी के पायदान पर कैसे पैर रख सकता था? उसने पैर रखी, कोशिश की, लेकिन वह ऊपर चढ़ नहीं पाया। उसने कोशिश की, मेहनत की, जोर लगाया, लेकिन वो ऊपर नहीं चढ़ पा रहा था। तब तोतो चांद नीचे उतर आई और उसने यास्की चांद के पैर को सीढ़ी के पायदान पर रखा और पीछे से धक्का मारने लगी, जिससे कि वह अपने पैरों को एक एक पायदान पर, एक एक डंडे पर रखकर वह ऊपर चढ़ सके, लेकिन वह चढ़ नहीं पाया। हाँफने लगा, कांपने लगा। उसे देखकर तोतो चांद को भी बड़ा दुख हुआ, उसे भी रोना आ गया। उसने देखा कि तोतो चांद, यास्की चांद भी उदास हो गया है, तो उसके उस उदास चेहरे को देखकर तोतो चांद उसे हंसाने लगी, अपने चेहरे को अजीब बनाने लगी, जिससे कि यास्की चांद देखकर हंसे, खुश हो, उसकी सारी उदासी दूर हो जाए। तोतो चांद को पता चल गया था कि उसने जैसा सोचा था यह काम इतना सरल नहीं है, या आसानी से यह काम नहीं हो सकता। आसानी से यास्की चांद पेड़ की डाल तक नहीं पहुंच सकती। फिर वह यास्की चांद से बोलती है कि तुम यहाँ रहो, मैं कुछ देख कर आती हूँ। फिर चौकीदार की झोपड़ी की ओर जाती है और वहां जितनी भी चीजें रहती है उनको उलट पलट कर देखने लगती है। तब उसे वहां पे एक तिपाई मिल जाती है, यानी स्टूल, 3 पायों वाला स्टूल जिसमें पायदान लगे होते हैं। अब स्टूल को लेकर आती है। अब वो स्टूल है, उसके 3 पाए हैं, इसलिए उसे थामने की भी जरूरत नहीं है, पकड़ने की भी जरूरत नहीं है। वह उस स्टूल को लाती है, तिपाई को लाती है और पेड़ की डालियों के ठीक नीचे पेड़ के तने से सटा के रख देती है। अब वह यास्की चांद को कहती है कि वो अपना पैर एक पायदान पर रखे, एक डंडे पर रखे, और जब वो डंडे पर रखता है पैर, तब वो नीचे से उसे अपने सिर के द्वारा, हाथों के द्वारा उसे धक्का मार के ऊपर चढ़ाने की कोशिश करती है। धक्का मारने की बड़ी कोशिश होती है, दोनों मेहनत करते हैं लेकिन चढ़ नहीं पा रहे हैं। अब यहाँ पे तोतो चांद और यास्की चांद दोनों बड़े उदास हो जाते हैं। यास्की चांद, तोतो चांद को ऐसा लगता है कि वो रो देगी, लेकिन वह अपना रुआंसा चेहरा यास्की चांद को नहीं दिखाना चाहती, नहीं तो उसे रोते देखकर यास्की चांद भी रो सकता है। फिर दोनों मेहनत करते हैं, दोनों कोशिश करते हैं, और इस कोशिश में क्या होता है, धीरे 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 यास्की चांद ऊपर चढ़ने लगता है। वे इस तरह से अपने काम में व्यस्त हो जाते हैं कि कितना समय बीत गया उन्हें पता नहीं चल पाता। आप भी देखे होंगे, हम किसी काम में अगर लग जाते हैं, उसी काम में अपना पूरी तरह से ध्यान लगा देते हैं, तो समय का ज्ञान नहीं होता। समय किस तरह से बीत जाता है, किस तरह से घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे हो जाते हैं, पता नहीं चलता। यहाँ ऐसे ही होता है। पेड़ पर चढ़ना है, यास्की चांद को चढ़ना है,
तोतो चान उसे चढ़ा रही है, दोनों कोशिश कर रहे हैं। इस कोशिश में समय का ज्ञान नहीं होता और काफी समय बीत जाता है, दोपहर बीतने लगता है और अंत में ऐसा समय आता है कि स्टूल के ऊपर यास्की चान पहुंच जाता है। अब स्टूल के ऊपर यास्की चान पहुंच गया, लेकिन वहां से डाल तक उसको पहुंचाना है, क्योंकि तोतो चान तो स्टूल के ऊपर से कूद कर डाल पर पहुंच गई, लेकिन यास्की चान डाल तक कैसे पहुंचे? वहां तक पहुंचना मुश्किल भरा काम है। तब तोतो चान कहती है कि तुम अपने हाथ सामने रखो। उसके कमजोर और पोलियोग्रस्त हाथों को तोतो चान अपने हाथ में ले लेती है और लेकर कहती है कि मैं तुम्हें ऊपर की तरफ खींच रही हूं और तुम ऊपर आने की कोशिश करो। और वह छोटी लड़की है, ये यास्की चान से भी छोटी है, वह यास्की चान को डाल पर स्टूल से खींचने की कोशिश करती है। देखिए, यह ऐसा काम है जो जोखिम भरा काम है। अगर वहां से तोतो चान का हाथ अगर छूट जाता, वह यास्की चान को ठीक से ऊपर की तरफ नहीं खींच पाती, तो क्या होता? यास्की चान स्टूल से नीचे गिर जाता, उस तिपाई से नीचे गिर जाता और गिरने के बाद उसे चोट लग सकती थी। हो सकता है उसको ऊपर खींचने के क्रम में खुद तोतो चान ही नीचे गिर जाती और डाल से नीचे गिरने का मतलब उसे काफी चोट पहुंच सकती थी। उस समय अगर कोई आता जाता व्यक्ति अगर उन्हें देख लेता तो वह चीख पड़ता, उसकी चीख निकल जाती कि अरे, एक छोटी सी बच्ची लड़के को किस तरह डाल पर तिपाए सीढ़ी से खींचने की कोशिश कर रही है। वास्तव में यह जोखिम भरा कार्य था, लेकिन दोनों को ही पेड़ की डाल पर चढ़ना था और वहां से प्रकृति की सुंदरता देखनी थी, इसलिए दोनों ही जोखिम ले रहे थे। अंत में स्थिति ऐसी बनी कि दोनों ने काफी मेहनत की और अंत में डाल पर यास्की चान पहुंच गया। डाल पर पहुंचने के बाद जैसा कि शिष्टाचार था, या तोतो चान को यास्की चान को निमंत्रित करना था और तोतो चान को यास्की चान को अंदर यानी उसके घर में प्रवेश करना था, क्योंकि उस पेड़ को तोतो चान अपना घर मानती थी। इसलिए उसने यास्की चान से कहा कि मैं तुम्हें अपने घर में निमंत्रित करती हूँ, तुम मेरे यहाँ आओ। यास्की चान ने भी कहा कि क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? तोतो चान ने स्वीकृति दी और दोनों डाल पर बैठ गए और बैठकर नीले आसमान को देखने लगे, आते जाते लोगों को देखने लगे। यहाँ यास्की चान अत्यधिक प्रसन्न था। उसने पहली बार जाना कि पेड़ पर चढ़ना ऐसा होता है और पेड़ पर चढ़ने के बाद नीचे इस तरह का दृश्य दिखाई देता है। पेड़ पर चढ़ना ऐसा होता है, उसे पहली बार अनुभव हुआ, इसलिए वो बड़ा प्रसन्न था। और तोतो चान भी प्रसन्न थी कि उसने यास्की चान, जो कभी पेड़ पर चढ़ नहीं सकता था, इतनी मेहनत के साथ उसने उसी पेड़ पर चढ़ाया। दोनों डाल पर बैठ गए और वहां आपस में गप्पे करने लगे। गप्पे करते हुए यहाँ यास्की चान ने तोतो चान को बतलाया कि मेरी बहन अमेरिका में रहती है और उसने बतलाया है कि वहां टेलीविजन नामक यह एक डब्बा है, टेलीविजन नामक एक डिब्बा है, उस डिब्बे में संसार की सारी चीजें दिखती है। आप यहाँ बैठे बैठे दूर की चीजों को देख सकते हैं। हम उस टेलीविजन में सुमो कुश्ती भी देख सकते हैं। सुमो कुश्ती क्या है? सुमो जापानी पहलवान होते हैं, बड़े हट्टे कट्टे और लंबे तोंद वाले। उनकी तोंद लंबी होती है, बड़ी होती है और वे बड़े ही थुलथुल होते हैं। तो ये सुमो पहलवान की कुश्ती हम उस टेलीविजन में देख सकते हैं, ऐसा वह तोतो चान को बतलाता है। तोतो चान बस इस बात पर आश्चर्यचकित है कि सुमो पहलवान बड़े होते हैं, लंबे होते हैं, वे एक छोटे से डब्बे के अंदर कैसे आ सकते हैं। उस समय टेलीविजन के विषय में कोई जानकारी नहीं थी, जापानी लोग भी टेलीविजन के बारे में नहीं जानते थे। पहली बार इस टेलीविजन के विषय में यास्की चान ने तोतो चान को बतलाया। दोनों बड़े खुश थे और आपस में बातचीत कर रहे थे। यहाँ लेखिका बतला रही हैं कि यास्की चान के लिए पेड़ पर चढ़ना पहला और आखिरी
मौका था, अंतिम मौका था। पहला इसलिए क्योंकि यास्की चान ने तोतो चान के साथ मिलकर तोतो चान ने काफी मशक्कत के बाद, काफी मेहनत के बाद उसे पेड़ पर चढ़ाया, और अंतिम क्योंकि इसके बाद वो कभी पेड़ पर चढ़ नहीं सकता था। ये लोग फिर मेहनत करके इस तरह से पेड़ पर चढ़ नहीं सकते थे और कोई और व्यक्ति उन्हें इस तरह पेड़ पर चढ़ा नहीं सकता था। यह उनके लिए या यास्की चान के लिए यह पहला और अंतिम मौका था। प्यारे बच्चों, इस पाठ अपूर्व अनुभव से हमें क्या सीख मिलती है? इससे हमें यह सीख मिलती है कि हमें अपने सहपाठियों की मदद करनी चाहिए, हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, एक दूसरे को प्रसन्न रखने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन इस कोशिश में जोखिम उठाने की जरूरत नहीं है, जिसमें जान चली जाए, जिसमें चोट लग जाए, जैसा कि तोतो और यास्की चान ने किया। यह सही नहीं माना जा सकता। हो सकता था इसमें वे घायल हो जाते, यह सही नहीं माना जाए। ठीक है, तो इसीलिए हमेशा एक दूसरे की मदद कीजिए, लेकिन सुरक्षित तरीके से मदद कीजिए। एक दूसरे की मदद कीजिए, लेकिन यह सुरक्षित तरीके से होना चाहिए। और प्यारे बच्चों, इस पाठ का शीर्षक है अपूर्व अनुभव। अपूर्व अनुभव, अपूर्व मतलब जो पहले न हुआ हो, पहले जो अनुभव न हुआ हो उसे कहते हैं अपूर्व, जो पूर्व न हुआ। तो यहाँ यास्की चान और तोतो चान के लिए यह अनुभव अपूर्व अनुभव था, क्योंकि इससे पहले न तो तोतो चान ने किसी की मदद करके इस प्रकार पेड़ पर चढ़ाई, और न ही यास्की चान कभी किसी की मदद से पेड़ पर चढ़ा। दोनों ही के लिए यह अपूर्व अनुभव था, और दोनों ही इस अपूर्व अनुभव से प्राप्त प्रसन्नता को भी महसूस कर रहे थे। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप इस पाठ को बड़ी भांति समझ गए होंगे। इस पाठ से संबंधित कोई भी प्रश्न यदि आपसे पूछा जाए तो मुझे पूरा विश्वास है आप उसका उत्तर दे सकते हैं। धन्यवाद।